यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटे? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करेंगे हमारा पेपर नंबर 1, जो हमारा फर्स्ट पेपर है, कॉमन पेपर, जनरल पेपर, उसका यूनिट नंबर 7। ये जो हमारा यूनिट नंबर 7 है, डेट इज फॉर डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। आज इस पूरे डीआई को हम लोग जो है वो करने वाले अपनी क्लास के अंदर रिवाइज। इससे पहले हम लोग जो है वो पेपर नंबर 1 की हमने रिवाइज सीरीज जो है वो चलाई है, जिसके अंदर हम लोग जो है ऑलरेडी अपना यूनिट नंबर 4 कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है वो बात आती है अपने नई यूनिट का, जिसका नाम है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। ओवरऑल मिला के अगर बात करें तो पेपर के अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन से जो है वो 10 क्वेश्चंस, कितने भाई साहब, 10 नंबर का ये आता है, 10 क्वेश्चन नहीं, सॉरी 10 मार्क्स का जो है ये आएगा, और इसमें 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब जिसको आता है उसके लिए 10 नंबर तो है भाई साहब बिल्कुल फ्री के, ये फ्री के नंबर है, और जिसको नहीं आता उसका वो पूरा का पूरा वो जो है वो 10 नंबर वो छोड़ के आएगा। तो यहां पे अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर क्या डीआई जो है जो अपने एग्जाम के अंदर आजकल पूछी जाती है, क्या सर वो आसान होती है? क्या वो ऐसी होती है कि हम उसको इजीली जो है वो कंप्यूट कर पाए? यस, बहुत आसान होती है। तो सर बच्चे छोड़ के ही जाते हैं, क्योंकि बच्चा 2 तरीके से डीआई सोल्व नहीं होता। सबसे पहले तो ये कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। एक तो सबसे बड़ा इशू यही होता है कि टाइम जो है वो बच्चा एग्जाम के अंदर बैठेगा, डीआई के क्वेश्चन सोल्व करने बैठेगा और टाइम मैनेज नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया। अब वो सीधा एग्जाम के अंदर बैठा, क्योंकि अक्सर बच्चा जो है इसको फॉर ग्रांटेड लेता है, डीआई को और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं, इनको बच्चा पेपर नंबर 1 में बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेगा, और बच्चा बोलेगा नहीं नहीं ये तो आता ही है, वहीं जाके देख लेंगे, वहीं जाके देखेंगे कि कैसा होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, वहां पे जाके जब आप उसको करना शुरू करोगे तो आपका टाइम लगेगा ही लगेगा, डेड श्योरिटी लगेगा। लेकिन अगर आपने पहले प्रैक्टिस किया तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन का फ्रेमिंग कैसा होता है। अक्सर जो भी डीआई में क्वेश्चन पूछा जाता है वो जनरली एक जैसे ही होते हैं। तो अगर आप पहले प्रैक्टिस करके गए, 100-150 क्वेश्चन जो है, या 50 क्वेश्चन भी अगर मान लो डीआई के आप पहले निकाल के चले गए हो, तो उन 50 क्वेश्चन से आपको इतना एडवांटेज मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन का फ्रेमिंग समझ में आ जाएगा। फिर जब आप पेपर के अंदर बैठोगे तो आप एकदम यूज्ड टू होगे इस क्वेश्चन के, और आपको मालूम होगा कि कोई भी क्वेश्चन किस तरीके का है, उसका सोल्व कैसे करना है, रेशियो निकालना है तो कैसे निकालना है, अगर आपको जो है वो इनमें 2 अलग अलग फिगर्स में डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालना है, फ्रैक्शन में बताना है तो कैसे बताना है। तो बात जो है वो निकल के क्या आ रही है, डीआई का क्वेश्चन गलत एक तो इस वजह से हो रहा है कि बच्चा जो है वो पहले प्रैक्टिस नहीं करता है, तो लैक ऑफ प्रैक्टिस एक सबसे बड़ा इशू है। और दूसरा जो है वो ये है कि अक्सर बच्चा ये सोचता है यार इतनी बड़ी कंप्यूटेशन, इतना बड़ा जो है वो टेबल आ गया, अब इसको पढ़ूंगा फिर 5 क्वेश्चन सोल्व करूंगा, यार मेरा तो टाइम ही बहुत चला जाएगा, छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे, और बाद में फिर वो सोल्व होता नहीं है। फिर बच्चा जो है वो अकड़ बकड़ करके जो उसके मन में आएगा वो ऑप्शन को लगाता है। तो यहां पे अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो ये 10 नंबर का जो आपका टॉपिक आ रहा है यूनिट नंबर 7 का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, ये फ्री के नंबर है। अगर आप थोड़ा सा एग्जाम से पहले जो है अगर प्रिपेयर करके जाए, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिए। कुछ एक बातें हैं जो आपको अपने मन में जो है वो बिठानी है, वो बातें अगर आपके माइंड में सेट हो गई, देन उसके बाद आप किसी भी तरीके का डीआई आपके सामने आ जाए और आप इजीली उसको कर जाओगे। आज की क्लास में हम लोग जो है वो डीआई करेंगे। मैं आपको पहले डीआई का बेसिक्स बताऊंगा, सारा का सारा, वो हर क्वेश्चन में आपको जो है वो क्या करेगा, हेल्प करेगा। जब बेसिक आपको क्लियर हो गया कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो वो किस तरीके से आते हैं और पूछा क्या जाएगा, सोल्यूशन कैसे करना है, मेन बात ये कि सोल्यूशन कैसे करना है। जब ये चीज अगर अपना जो है वो अपने को समझ में आ गया, देन फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे इस बार डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कैसे आए थे। तो अभी 2022 में जो एंटीनेट का पेपर हुआ था उसके अंदर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे वो मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए। 4 बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग जो इसके अंदर कवर करेंगे, हर तरह के हैं। उसके अंदर रेशियो भी देखने को मिलेगा, उसमें परसेंटेज भी देखने को मिलेगा, डिफरेंसेस भी देखने को मिलेगा, फ्रैक्शन भी देखने को मिलेगा, ऐड, डिलीशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो 4 क्वेश्चन जो है मैं आज की क्लास के अंदर आपको ये करवाऊंगा। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर आएगा जी अपना ये क्वेश्चन नंबर आपका 2nd है, ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है 3rd है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4th है, और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपके लिए रहेगा होमवर्क का। ओके जी, तो ओवरऑल मिला के अगर हम बात करते हैं तो टोटल मिला के हम लोग जो कितने क्वेश्चन आज की क्लास में करने वाले हैं। सर आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो क्वेश्चन करेंगे डीआई के, टोटल मिला के कितने, 4 क्वेश्चन तो हम क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, और एक जो है वो आपका रहेगा होमवर्क। तो आप उसको जो है उस क्वेश्चन पर सोल्व करेंगे और आपके हिसाब से उसके करेक्ट आंसर क्या बनते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और किस बच्चे का क्वेश्चन सही था और किसका गलत था। अगर वो चौथा क्वेश्चन अगर आपने मतलब वो जो 5वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन करने के बाद अगर वो 5th क्वेश्चन अगर आपने उसका आंसर एकदम सही दे दिया तो समझ जाइए आपके 10 नंबर जो है एग्जाम के अंदर बिल्कुल पक्के हैं डीआई के। तो
ठीक है ना जी। अब अगर आप डीआई के क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो अक्सर आपको मालूम होगा, अगर आपने पहले पेपर दिया है या अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो आपने देखा होगा डीआई का क्वेश्चन कैसा आता है। तो डीआई के अंदर बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा को इंटरप्रेट करना पड़ता है आपको। मतलब आपको कुछ डेटा जो है वो दिया जाएगा, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट के अंदर एक डेटा आपको प्रोवाइड कर देगा और बोलेगा आप इसको जो है वो क्या करो, आप इसको जो है इंटरप्रेट करो और इसके बेस पर 5 क्वेश्चन पूछेगा और उन क्वेश्चंस के आपको जो है वो आंसर करने पड़ते हैं। कितना आसान कर देता है वो, आपको एक टेबल देगा, उसके बेस पर 5 क्वेश्चन पूछेगा और फिर उन 5 क्वेश्चन के नीचे आंसर भी दे देगा, बोलेगा ये 4 हैं, 4 में से एक बता दे भाई कौन सा सही है। कितना इजी रहेगा, है या नहीं है? लेकिन आप उसको कर तभी पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस थोड़ा सा किया हुआ है और कुछ आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर है। अक्सर ना पता क्या होता है, जब लोग डीआई करते हैं ना उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। एक्चुअलिटी बता रहा हूं तुमको मैं लाइफ की, बिल्कुल ही हर बार ये होता है जितना आपका सेटअप जो है वो इजी रहेगा, जितना आप मतलब उसको कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे ना, अगर शॉर्टकट लगा के उसको एकदम कॉम्प्लिकेट कर दोगे भाई पेपर के अंदर हो ही नहीं पाएगा। देसी तरीका इज द बेस्ट तरीका। जितना आप उसको सिंपल वे के अंदर अगर आप डीआई के क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो उतना ही बढ़िया रहेगा। शॉर्टकट कुछ जगह पे ही काम आते हैं, हर जगह पे शॉर्टकट जो है वो काम नहीं करता। ये बात मेरी ध्यान रखिएगा, चाहे वो लाइफ हो चाहे आपका एग्जाम हो, शॉर्टकट जो है वो कहीं कहीं पे काम आ सकता है लेकिन हर जगह पे शॉर्टकट काम है ऐसा नहीं है। अपने को सिंपल जो नॉर्मल रूट होता है उसी तरीके से अपने को जो है वो प्रिपेयर करना पड़ता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जितना डीआई के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आप सिंपल तरीके से, उतना ही आपके लिए जो है वो क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। समझ रहे होगे मेरी बात को, बोलो हाँ जी सर। तो कैसे आपको डीआई के क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करना है हम आज की क्लास में देखेंगे। 4 क्वेश्चन क्लासरूम में डिस्कशन करेंगे, 1 क्वेश्चन होमवर्क मिलेगा जिसको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे इसके आंसर क्या हो सकते हैं और पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स के बारे में। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं डीआई के क्वेश्चंस को। जब कभी भी डीआई का क्वेश्चन देखो इस तरीके का ना क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी इसको हम डिस्कस करेंगे लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा फ्रेमिंग बता रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कुछ आपको पहले क्वेश्चन के बारे में जो है वो डिटेल्स दिया जाएगा, फिर आपको कुछ जो है वो क्या दे देगा, ये डेटा दे देगा और फिर डेटा के बेस पर आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। इस तरीके से आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बोलेगा कि आप इन क्वेश्चन को जो है वो क्या करें, सोल्व करें। सोल्व करके इनका जो है करेक्ट आंसर बताइए। अब जब आप इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपका सबसे पहली ड्यूटी क्या बनती है? सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये बनती है कि आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आप ये देखो कि आपको डेटा क्या प्रोवाइड किया गया है, क्या डेटा आपको दिया गया। सबसे मेन चीज ये होती है कि आपको पहले ये समझना होता है कि भाई दिया क्या गया है। जो दिया गया है उसको ध्यान से समझो और फिर जो मांग रहा है वो हम उसको बताएंगे। तो पहला सबसे पहली ड्यूटी ये कि क्वेश्चन को एकदम आपको केयरफुली जो है वो क्या है, पढ़ना है। मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो लिख दिए, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखो जी, शुरुआत करते हैं हम लोग। बेसिक क्या है, अगर डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन को अगर आपने जो है वो क्या करना, सोल्व करना बढ़िया तरीके से, तो कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड के अंदर जो है वो रखनी पड़ेंगी। पहला, रीड क्वेश्चन केयरफुली। सबसे मेन चीज ये है, और ये सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन के लिए नहीं है, हर क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन में ही आंसर जो है वो छुपा होता है। तो आप बस क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें, क्वेश्चन को केयरफुली समझें। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ लिया ना तो आंसर ना आते हुए भी आप एजुकेटेड गैस लगा सकते हो उसके ऊपर। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन देख के बच्चा इतना एक्साइटेड हो जाएगा, बोलेगा अरे इतना आसान, ये तो भाई ये तो मेरा बिल्कुल सही है, और वहां पे वो उसको 400 ले लेगा, क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ेगा, जो क्वेश्चन की डेप्थ है, जो क्वेश्चन की डिमांड है वो समझ नहीं पाएगा और क्वेश्चन खराब हो जाएगा। फिर बच्चा बाद में जाके रोएगा, अरे मैं तो इतना सब कुछ करके आया, इतनी तैयारी करी, फिर भी मैं तो रह गया। अरे भाई दिक्कत सबसे बड़ी जो है वो ये है कि क्वेश्चन जब आपके सामने आता है आप उसको पढ़ते नहीं हो ढंग से। जो डेटा आपको प्रोवाइड किया गया उसको पहले ढंग से पढ़ना होता है कि डेटा दिया क्या गया है। तो सबसे पहली ड्यूटी आपकी जो बनती है जब भी क्वेश्चन आप डीआई का सोल्व करने बैठेंगे, कि आपको जो है वो क्या करना है, केयरफुली क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, रीड करना है और फिर सोल्व करेंगे, और सिर्फ उसी चीज को सोल्व करना है जो क्वेश्चन के अंदर आपसे डिमांड की गई है। ठीक है जी। तो पहला काम क्या, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या दिया गया है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक उस चीज को आपको क्या पढ़ना है। सेकंड जो काम है आपका वो ये है, यूनिट हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि डेटा किस में दिया गया। जो फिगर्स, मैथमेटिकल फिगर जो आपको दी गई है वो आपको किस में दी गई है, वो रुपीस में डेटा दिया गया है, वो किलो में डेटा दिया गया है, मीटर्स में डेटा दिया गया है, मिलियंस में दिया गया है, ट्रिलियन में दिया गया है, थाउजेंड्स में दिया गया है, तो वो आपको जो है वो समझना पड़ेगा। तो बेसिकली यूनिट्स का मतलब ये है कि आपको डेटा जो है वो किस फिगर्स में, मतलब जो डेटा का जो फिगर्स दे रखा है वो किस में प्रोवाइड किया गया वो आपको समझना पड़ेगा। भाई डेटा आपको लैक्स में दिया गया, मिलियंस में दिया गया, थाउजेंड में दिया गया, ये समझना पड़ेगा। तीसरा मेन काम जो है वो ये कि डीआई के जब भी आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो वहां पर जब कभी परसेंटेज वाइज
क्वेश्चन आ गया, या जब कभी भी क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर आपका आंसर जो है वो आपका डेसिमल्स के अंदर आ रहा है, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होता है, हमेशा वहां पे मतलब फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन आपका आंसर आ रहा है तो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको एक्यूरेट बिल्कुल आप वहां पे पहुंचे। तो डोंट गो फॉर द एग्जैक्ट आंसर, आपको कुछ चीजें अप्रोक्सीमेशन के ऊपर भी जो है वो करनी पड़ती है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलूंगा कि अगर जितना सॉल्यूशन जितना ज्यादा दूर तक कर सकते हो, जितना एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकल सकता है उतना एग्जैक्ट आप निकालिए। बट अगर कभी ऐसा है कि मान लीजिए आप राउंडली उस फिगर तक पहुंच गए हैं तो कोई इशू नहीं है, आप अप्रोक्सीमेशन के बेस पर भी क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, तो 3 इंस्ट्रक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सा, सबसे पहला तो ये, जब कभी भी क्वेश्चन आएगा उसको केयरफुली आपको समझना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। सेकंड इज द क्वेश्चन में जो आपको डेटा प्रोवाइड किया गया, जो फिगर्स आपको दी गई है, वो उनका माप क्या है, उनका मेजरमेंट क्या है, तो वो थाउजेंड्स में है, वो मिलियंस में है, लैक्स में है, ट्रिलियन में, किस में है। और थर्ड ये कि डोंट गो फॉर द एग्जैक्ट आंसर, आप अप्रोक्सीमेशन के बेस पर भी करेंगे तो भी आपके जो है वो पांचों के पांचों क्वेश्चन क्या सही हो जाएंगे। अब मेन बात ये आती है, जब कभी भी आप डीआई के क्वेश्चन सोल्व करने बैठेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा यहां पे कि आपको जो है वो एडवांस नेचर की नॉलेज होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए एडिशन कैसे होता है, 2 + 2 4, आपको पता होना चाहिए सबसेक्शन 3 में से 2 गया 1, आपको पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन 2 गुना में 2 4, आपको पता होना चाहिए डिवीजन 10 गुना में 10 भाग में 5, 10 डिवाइड में 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ये चीज है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल भी एडवांस नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है जब आप डीआई का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जितना सिंपल तरीके से डीआई के क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे उतना बेटर आपका होगा, उतना, और जितना आप उसको कॉम्प्लिकेट कर देंगे शॉर्टकट लगा के, तो उस केस के अंदर आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है वो खराब हो जाएगा। तो आपको जब भी आप डीआई के क्वेश्चन सोल्व करने बैठे तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जो बच्चे ये समझ के छोड़ देते क्वेश्चंस को कि भाई इसको तो सोल्व करने के लिए एडवांस नॉलेज की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक आपको एडिशन सबसेक्शन आनी चाहिए। अब जो बच्चा मास्टर्स करके यहां पे आ गया, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का है, वेदर वो कॉमर्स का है, वेदर वो मैनेजमेंट का है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस का है, चाहे वो लिटरेचर का है, कोई भी बच्चा है, मैं इतना जरूर मानता हूं कि 10वीं तो उसने करी है, और 10वीं अगर करी है तो मैथमेटिक्स उसने पढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, आपको ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, नहीं, आपको बेसिक जो आपका दूसरी तीसरी क्लास का जो एडिशन सबसेक्शन है ये आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट, आपको एवरेज का नॉलेज होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकलती है। 5 आपको वैल्यू दे रखी है, उन 5 वैल्यू का एवरेज निकालना है तो कैसे करते हो, 5 को ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 5 करेंगे। 3 आपको फिगर दे रखी है, तीनों का एवरेज निकाल दो, क्या करोगे, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो एवरेज का हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। रेशियो पता होना चाहिए, रेशियो कैसे कंप्यूट करते हैं। फिर आपको परसेंटेज का थोड़ा बहुत जो है नॉलेज होना चाहिए, और फ्रैक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/2 को 50%, 1/3 को जो है बोलते हैं 33.33%, 1/4 को बोलते हैं 25%, 1/5 को बोलते हैं 20%। इसका आपको थोड़ा थोड़ा जो नॉलेज होना चाहिए। ओके जी, सारा का सारा हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो मेन बात ये, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, और सबसे बढ़िया चीज ये कि डीआई के क्वेश्चन को सोल्व करने में अपने को ज्यादा एडवांस जो है वो पढ़ाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने को एडवांस नॉलेज की जरूरत नहीं है। बेसिक्स भी अगर अपने क्लियर है तो हमारे सारे क्वेश्चन जो डीआई के हम इजिली जो है सोल्व कर लेंगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब आएगा सबसे पहला एवरेज। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछेगा कि भाई एवरेज बताओ, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय बताओ, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ, एवरेज नंबर ऑफ वेजेस बताओ, एवरेज नंबर ऑफ जो है मान लीजिए एम्प्लॉयज इन द क्लास इन द ऑफिस बताओ। इस तरीके का एवरेज निकालना है। तो जब कभी भी आपको क्या निकालना हो एवरेज, तो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब ये हो गया, जो भी आपको डेटा दिया हो उन सबको क्या कर दो, सम कर दो। सम का मतलब जो है वो क्या कर दो, उनको ऐड कर दो, और डिवाइड करोगे किससे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर मतलब जितना डेटा आपको दिया गया था। जैसे अगर मान लो 5 फिगर दे रखी है, 5 प्लस में 7 प्लस में 10 प्लस में 7 प्लस में 5, ये आपको जो है वो डेटा दिया हुआ है मान लीजिए। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आएगा, 5। इस तरीके से आप इसको जो है वो सोल्व कर सकते हैं। समझ में आया। तो एवरेज कैसे निकलेगा, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी इंडिविजुअल आपको डेटा प्रोवाइड किया गया उन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। तो ऐड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। फिर ये देखो कि ऑब्जर्वेशन है कितनी, ओवरऑल मिला के 5 थी, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आपका एवरेज निकल आएगा। अब एवरेज के रिलेटेड कुछ खास बातें हैं। देखो अगर मान लो आपको जो है वो 5 नंबर दिए, ए बी सी डी ई, ये 5 अलग अलग जो है वो क्या दिया, नंबर दिया, और इन 5 नंबर का ध्यान देना, ये 5 आपको क्या दिए, नंबर, और इन 5 नंबर का जो एवरेज है वो क्या निकल के आया, वो आया एवरेज आया उनका एफ। ये 5 आपके अलग अलग नंबर है, ए बी सी डी ई, ये 5 अलग अलग नंबर है, और इनका जो एवरेज निकल गया वो आया एफ नंबर। ये एफ भी बेसिकली एक नंबर है।
ओके, तो ये इनका क्या आ गया, एवरेज आ गया। ओके, अब इस केस में जो है वो क्या होगा, ध्यान से एक रूल समझिएगा, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि आपने जो एवरेज निकाला वो ठीक है या वो आपका जो है वो गलत है, तो उसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे, आप ये देखो जो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखी थी, जो अलग अलग 5 ऑब्जर्वेशन थी, उनमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू देख लो और उनकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू देख लो, ये ठीक है। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, जो आपका एवरेज निकल के आएगा वो लोवेस्ट वैल्यू से ज्यादा होगा और एवरेज और हाईएस्ट वैल्यू से कम होगा। तो ये जो है हमेशा ऐसा कि आपका जो एफ होगा ना वो ए से तो क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन ई से जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो लिखा एवरेज कैन नॉट एक्सीड, एवरेज कभी भी है मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड नहीं होगा और कभी भी जो है वो लोवेस्ट वैल्यू से कम नहीं होगा। तो एक तो ये रूल आप हमेशा याद रखना। इस रूल को अगर आपको अगर ये याद है तो इस केस में आप हमेशा जो है अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन गलत है या आपका क्वेश्चन सही है। अगर मान लो आपका क्वेश्चन जो है वो उसका जो एवरेज जो निकल गया है वो मान लो 25 आ गया और मैक्सिमम फिगर जो थी आपकी टोटल जो 5 ऑब्जर्वेशन वो थी मान लो 20, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है भाई। अगर मान लो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 20 है तो तुम्हारा एवरेज 25 कैसे निकल के आ गया जी। तो ये बात ध्यान रखना, एवरेज कभी भी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से जो है एक्सीड नहीं होगा और कभी भी आपका जो है वो लोवेस्ट वैल्यू से जो है वो कम नहीं होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं, अगर मान लो आपके पास में जो है वो क्या है, 5 आपके पास में ऑब्जर्वेशन थी, 5 आपके पास में जो है वो नंबर थे, ठीक है। इफ ऑल नंबर आर सेम, अब अगर सारे के सारे नंबर जो है वो क्या है, सेम है, तो उस केस में अगर पूछ रहे कि इनकी एवरेज बताओ तो आपको एवरेज निकालने का जरूरत नहीं होता, वो जो नंबर है वही क्या होता है, एवरेज होता है। एग्जांपल मान लो ए बी सी डी ई, ये सारे जो है नंबर क्या थे, 10 10 10 10 10। अगर ये सारे जो है वो नंबर वो क्या है आपके सेम है, तो उनका एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा, वो ये नंबर ही होगा। अब आप निकाल के देख लो, 10 10 10 10 5 है, 5 बार 10 आ गया, तो इसको क्या करो, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन करना है, तो 10 इंटू में 5 भी कर लो तो 50 आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5, तो आंसर क्या आएगा 10। तो क्या ये 10 और ये 10 बराबर है या नहीं, यस। तो ये बात ध्यान रखना। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, एग्जाम के अंदर जो आपका टाइम आपके टाइम को बहुत ज्यादा सेव कर देगी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या, अगर मान लो आपको जो है वो क्या कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, मान लो 5 आपको जो है वैल्यू प्रोवाइड कर दिया ए बी सी डी ई, और अगर ये बोल दे इफ देयर आर नंबर, अगर सभी नंबर को एक सिंगल फिगर से जो है वो क्या कर दे, मल्टीप्लाई करता है, या सभी नंबर को एक सिंगल फिगर से ऐड करते हैं, अगर सभी नंबर के अंदर एक सिंगल फिगर जो है हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, या सभी नंबर को हम लोग जो है वो एक सिंगल नंबर से जो है वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उस केस में जो है आपको क्या करना है, उस केस में आपको अगर सभी नंबर को एक ही नंबर से ऐड किया, एक ही नंबर से लेस किया, एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया, एक ही नंबर से डिवाइड किया, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, सबको अलग अलग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, एवरेज को कर लो, बात बन जाएगी। जैसे मैंने लिखा, इफ ऑल नंबर आर मल्टीप्लाई, अगर सभी नंबर को मल्टीप्लाई किया, सभी नंबर मान लो आपके पास में जो है वो एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर 5 नंबर थे, आपके पास ये था 3 4 5, रुको एक बार मैं क्वेश्चन करके दिखा दूं एक बार आपको। मान लो आपके पास में ये था 1 2 3 4 5, ठीक है, ये था। अब अगर इसकी एवरेज निकालें तो कैसे करोगे, सर इनको ऐड कर दो, तो इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3 6 4 10 5 15, डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 5, तो आपका एवरेज कितना आ गया 3। ओके, अब अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि अगर सभी नंबर को हम लोग जो है वो क्या करते हैं, सभी नंबर के अंदर हम 2 जो है वो क्या करते हैं, ऐड कर दें, तो बताओ नया एवरेज क्या आएगा। तो सभी नंबर में अगर आप 2 ऐड करोगे, तो पहले एक बार ना लॉन्ग कट करके बताता हूं, तो इसमें भी 2 ऐड करोगे, इसमें भी 2 ऐड करोगे, इसमें भी 2 ऐड करोगे, इसमें भी 2 करोगे, इसमें भी 2 करोगे, तो यहां पे आंसर जो निकल के आएगा, बताओ एक बार जल्दी से, वो क्या आएगा, सर यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे क्या आएगा 7। इसको अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, सर ये हो गया 6 6 12 और 13, 13 और 5 18, 18 और 19 20 21 22 23 24 25, 25 डिवाइड में 5 करेंगे तो कितना आ गया, सर ये आ गया हमारा 5, ये आ गया जी। ये नॉर्मल मेथड है जो आप अक्सर करते हो। तो अगर सभी नंबर, अब ध्यान से सुनना, अगर सभी नंबर को एक नंबर से जो है वो क्या, सभी नंबर के अंदर अगर एक इंडिविजुअल फिगर को जो है वो क्या किया गया, ऐड किया गया, सभी नंबर में जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी उस सब में एक सिंगल फिगर को अगर आपने जो है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहां पे एक शॉर्टकट भी लग सकता है। क्या, आपका जो पुराना एवरेज था ना, इस पुराने एवरेज में अगर मैं इसको क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो भी आंसर मेरा क्या आएगा, सेम आएगा। मैंने यही चीज यहां पे जो है लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान रखना। क्या, इफ ऑल नंबर, अगर सभी जो भी आपको पूरी सीरीज जो दी हुई है, अगर पूरी सीरीज को जो है आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, पूरी सीरीज में एक नंबर आप ऐड करते हो, पूरी सीरीज के अंदर आप एक नंबर को माइनस करते हो, पूरी सीरीज में हर वैल्यू के अंदर से हर वैल्यू को आप एक नंबर से डिवाइड करते हो बाय सर्टेन नंबर एक्स, तो एवरेज पर जो है वो क्या आएगा, सेम इंपैक्ट आएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, एवरेज पे जो है वो क्या होगा, सेम इंपैक्ट। जैसे मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा,
होगा तो आपको क्या करना है, अगर या तो आप ऐसे करो, अगर मान लो आपके पूरी सीरीज के अंदर जितने भी आपके वैल्यूज थी उन सबको अगर आप जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ नया एवरेज क्या आएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा जो पुराना एवरेज है उसको मल्टीप्लाई में कर दो 2, वही आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो यहां पे क्या, अगर मल्टीप्लाइड किया तो एवरेज में वो नंबर को क्या कर देना, मल्टीप्लाई, आंसर सेम आएगा। अगर ऐड किया, सीरीज में ऐड किया तो क्या करना है, एवरेज में वो नंबर को क्या कर देना, ऐड कर देना। सब्सट्रैक्ट किया तो एवरेज में से वो नंबर क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट। और अगर डिवीजन किया तो एवरेज को उस नंबर से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, तो वो आपका आ जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो आपको पूरा जो है ये, अब इस केस में जैसे मैंने तो ये पूरा करके दिखाया, अब आपको दोबारा ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली क्या करना है, जो ओल्ड एवरेज है ना, जो ओल्ड एवरेज है उसके अंदर आप सीधा ऐड कर लो वो नया नंबर, तो आपका जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया जी सर। चलो अब बात आती है परसेंटेज की। परसेंटेज का जो मतलब होता है वो क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है सेंट, परसेंट, हर सेंट के बदले में, ठीक है। जैसे मान लो 10%, 10% का मतलब क्या हो गया, 10, और ये परसेंटेज जो है वो क्या है, सेंट, सेंट का मतलब जो है वो क्या होता है, 100। समझ में आया क्या? तो 10% को हम ऐसे लिखते हैं 10 बटे में 100, 30% को लिखते हैं 30 बटे में 100। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब ना यहां पे एक वर्ड आता है फ्रैक्शन। क्या आता है, फ्रैक्शन। जैसे पेपर में अगर 1 जो है, अगर मान लो 1 को हमेशा हम क्या मानते हैं, 100% का वैल्यू है। 1/2 जो है वो कितना, 50% है। ये थोड़ा सा ना अगर आप क्रैम भी कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। 1/3 जो है वो कितना है, 33.3 दिन। अब ये निकलता है कैसे, अगर 1 100 है तो 1/2 जो है 50, ये 50 कैसे होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू कितना, 100 डिवाइड में 2 जो है वो क्या आएगा, 50 आएगा। फिर 1/3 मतलब 100 डिवाइड में 3 करोगे तो 33.3 दिन। 1/4 जो है 25% का वैल्यू है। 1/5 जो है 20% का वैल्यू है। 1/6 जो है 16.66% का वैल्यू है। 1/7 जो है 14.28% का वैल्यू है। 1/8 जो है 12.5% का वैल्यू है। 1/9 जो है 11.11% का वैल्यू है। और 1/10 जो है 10% का वैल्यू है। ओके जी सर। चलो अब एग्जाम में अक्सर जो है वो क्या आता है, कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा अक्सर ना जो ऐसे कंपेयर करेगा, बोलेगा अगर ए को कंपेयर करते हैं बी से, ए जो है वो कितना परसेंट है बी का, या बी जो है वो कितना परसेंट है ए का। ये चीज इस तरीके से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो इनको सोल्व कैसे करना हो। तो जब कभी भी जो है वो क्या होगा, कंपेरिजन का क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको देखना पड़ता है कि किससे कंपेयर किया जा रहा है। जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो आपका बेस फिगर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बेस फिगर। ध्यान देना, देखो एग्जाम में अक्सर जो है वो कंपैरिजन के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ये पूछ लिया, अगर ए जो है वो था 125 और बी जो है वो है 100, और क्वेश्चन आ गया ए कितना परसेंट है बी का। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जिसको ए कितना परसेंट है, कंपेयर किसको कर रहे हैं, ए को कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, बी से। तो जिससे कंपेयर करते हैं वो आपका जो है वो अपोन में आएगा, बोले तो वो बेस फिगर होगा, और जिसको करते हैं वो ऊपर आएगा। तो यहां पे जैसे बोला कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए जो है वो कितना परसेंट है बी का, तो यहां पे क्या होगा, ऊपर आएगा व्हाट वी कंपेयर। किसको हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं ए को। और किससे कर रहे हैं, टू हुम वी कंपेयर, वो आएगा आपका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है वो क्या होता है, जिसको कंपेयर किया जा रहा है, और जिससे कंपेयर किया जा रहा है वो हमेशा क्या, बेस फिगर होगा, बोले तो डिनोमिनेटर होगा। तो ए कितना परसेंट है बी का, अगर ये निकालना हो तो आप जो है वो देख लो, ए जो है वो कितना 125 और बी कितने 100 है, निकाल लो। परसेंटेज निकाला तो इनटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो आंसर आ गया 125। क्या आ गया, 125। अगर आ जाए कि बी कितना परसेंट है ए का, अगर ये निकालो तो कैसे करोगे, सर देखो बी जो है वो कितना परसेंट है ए का, निकालना रिलेशन किसका है, बी का, बी को देखना वो कितना परसेंट है किसका, ए का। तो कैसे करोगे, सर ऊपर तो आएगा क्या 100, नीचे क्या आएगा 125, इंटू में करेंगे क्या 100। ये बात देख लेना। तो यहां पे देखो, जैसे हमारे यहां पे ए जो है वो 125 था, बी क्या था 100 था, तो मैंने ये निकाल लिया ना कि बी जो है वो बी कितना परसेंट है ए का, तो बी की वैल्यू ऊपर आएगा। कितना परसेंट है ए का, तो ए का वैल्यू जो है वो क्या आएगा, बेस आएगा। तो ए मैंने ये कर लिया। अब इसको अगर आप सोल्व करते हो तो देखो, जैसे इसको आपने कर दिया, ये गया 4 पे, 25 पे काटा, ये गया 4 पे और ये गया 5 पे गया जी। अब इसको सिंपल भी सोल्व कर सकते हैं, या तो सीधा सा हो रहा है, देखो ये 5 1s और ये 5 20s, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 80%। ऐसे भी हो सकता है, ये भी आप कर सकते हो। ये एक शॉर्टकट और भी है, जैसे ये 4/5 है, 1/5 की वैल्यू क्या होती है सर, 1/5 जो है वो होता है कितना, वो होता है सर हमारा 20%, और 4/5 जो है वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 कर देना, तो ये हो जाएगा आपका कितना 80%। देखो 1/5 जो है वो किसके वो किसको रिजेंबल करता है, सर 1/5 जो है वो हमारा होता है बराबर किसके, 20% के। अभी हमने पढ़ा भी सर फ्रैक्शन के अंदर, ये देखो 1/5 जो है वो कितने किसके बराबर है, 20% के। तो सर अगर 1/5 जो है वो 20% के बराबर है, तो 4/5 1/5 अगर 20% के बराबर है, तो 4/5 कितने परसेंट के बराबर होगा, मल्टीप्लाई में 4 कर देना, तो कितना आ गया 80%। समझ में आया, बोलो जी सर। इस तरीके से आप इसको जो है वो सोल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या जी।
चलो आगे। अभी तक कोई रॉकेट साइंस है क्या इसके अंदर? कुछ लग रहा है आपको कि नहीं नहीं ये तो सर पता नहीं हमारे सर से बिल्कुल ही ऊपर जा रहा है? नहीं है भाई, बिल्कुल इजी आता है। आप क्वेश्चन करोगे ना, अभी 4 में कर पाऊंगा, आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन बच्चे गलत करके आ रहे हैं, बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए बस। चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। अब क्या क्वेश्चन में अक्सर को जो है आपसे पूछा जाएगा डिफरेंस, दो फिगर्स के अंदर जो है वो पूछेगा डिफरेंस बताओ, इनमें डिफरेंस है वो कितना है। डिफरेंस एब्सोल्यूट फिगर में पूछ सकता है और परसेंटेज में। फिगर में पूछे तो सीधा माइनस करके बता दो, लेकिन अगर परसेंटेज में पूछ लिया तो फिर उसको कंप्यूट करना पड़ता है। अब कैसे होगा देखो, जैसे ए जो है मान लो ए की फिगर देखिए 50, बोला ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, बी है मान लो 30। अब बी जो है वो कितना है 30 है, ए जो है वो कितना है 50 है। अगर मैं पूछूं बताओ ए कितना ज्यादा है बी से, परसेंटेज नहीं, ए कितना ज्यादा है बी से, तो आप बोलोगे भाई 20 ज्यादा है। ए जो है वो मान लो अगर ए जो है वो 50 रुपए और बी जो है 30 रुपए, तो मैं बोलूं कि बताओ ए कितने रुपए ज्यादा है बी से, तो आप क्या बोलोगे भाई ए जो है वो 20 रुपए ज्यादा है बी से। लेकिन अगर मैं बोलूं इसको परसेंटेज में निकाल के दिखाओ तो कैसे करोगे, ए कितना ज्यादा है तो आपको लेना है डिफरेंस, कितना ज्यादा है तो 20 ज्यादा है किससे, बी से, तो बी जो है वो क्या बन जाएगा आपका बेस बन जाएगा। तो बेस में तो क्या आएगा बी और ऊपर जो है वो क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। तो आप निकाल लो ए कितना ज्यादा है बी से, तो ए माइनस में बी किया, ए माइनस में बी मैंने किया, तो आंसर आ गया 20 अपॉन में 30 इंटू में 100। अब 20 बटे में 30 गुणा में 100 करोगे, सिंपल भी निकल सकता है आपका। जैसे 31 और 30 और ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 3.33 से 20 को मल्टीप्लाई करूंगा ये भी आ जाएगा। नहीं तो आप सिंपल भी कर सकते हो। 1/3 का वैल्यू कितना होता है सर, 1/3 का वैल्यू जो है वो होता है 33.33, तो और 2/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 66.66, ये आंसर आ गया। अब अगर मान लो ऐसा आ जाए, ध्यान देना, अगर ऐसा आ जाए कि बोले बी कितना परसेंट लेस है किससे, ए से। अब बी कितना परसेंट लेस है ए से, तो इसको अगर कंप्यूट करना हो तो कैसे करोगे, तो देखो ए कितना था सर, ए तो था जी हमारा 50 और बी कितना था, बी था मेरा 30, तो बी जो है वो कितना कम है, अगर देखें तो सर बी हमारा 20 कम है किससे, ए से। तो यहां पे जो बेस रहेगा वो क्या रहेगा, ए रहेगा। तो ऊपर आएगा डिफरेंस कितना आ गया 20 अपॉन में आ गया ए जो है वो कितना है आपका 50। तो 1/5 की वैल्यू बताओ जल्दी से, वैसे इसको सोल्व कर सकते हो सीधा 40% आ जाएगा। ये 50 1 पे गया, ये आपका जो है वो 2 पे चला गया, तो 40 आ गया। लेकिन अगर ऐसे निकालना भी हो फ्रैक्शन के जरिए, तो 20 बटे में 50 है ना, तो आप क्या करो, मान लो 0 से 0 कट गया तो 2/5, 1/5 की वैल्यू कितना 20%, 2/5 की वैल्यू कितना 20 इंटू में 2 कितना हो गया 40%। अब एक खास बात है, अब बच्चा यहां पे अक्सर जो है गलती करता है, और गलती जो है वो क्या करता है, बच्चा बोलता है देखो ए कितना परसेंट ज्यादा है बी से, वो बराबर होता है बी कितना परसेंट कम है ए से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चे को ये लगता है इसका आंसर और इसका आंसर दोनों जो है वो क्या आएगा सेम आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्वेश्चन के अंदर जो आपका बेस फिगर है वो अलग है भाई। दोनों क्वेश्चन में जो बेस फिगर है वो क्या है, अलग है। मैंने लिखा भी यहां पे माइंड इट, ये सेम नहीं आएगा, इनका जो आंसर होगा वो आपका सेम नहीं आएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। जो बेस है वो क्या हो गया आपका चेंज हो गया, इसलिए आपका जो आंसर है वो भी आपका सेम नहीं आएगा। समझ में आया जी। और जब कभी भी आप साइन, अगर मान लीजिए जब कभी भी डिफरेंस पूछे तो वहां पे साइन को जो है हमेशा क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। साइन को हमेशा क्या करेंगे, इग्नोर। तो साइन को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। वाई? जब डिफरेंस कंप्यूट करते हैं तो साइन को हमेशा क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। समझ में आया? हेलो जी सर, ये कुछ बेसिक्स है जो जब भी आप डीआई के क्वेश्चन को सोल्व करें तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बस ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इतना पता है तो सारे क्वेश्चन आपके डीआई की इजीली जो है वो आप सोल्व कर दोगे। ओके जी, चलो अब करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो हमारे सामने आ रहा है वो है क्या, बोलता है बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल। आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसके अंदर जो है कुछ डेटा दिया हुआ है। आंसर द 5 क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट हु वर एनरोल्ड ऑफ पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। यहां पे आपको डेटा दिया हुआ स्टूडेंट्स का जिन्होंने पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है वो क्या किया था, एनरोल किया था। क्या किया था, एनरोल किया। एंड द कैंडिडेट हु पास द एग्जाम फ्रॉम 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ए टू जी। और यहां पे ये भी बताया हुआ है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है कितने बच्चों ने एनरोल किया और कितने बच्चों ने जो है वो एग्जाम को क्या कर लिया, पास कर लिया। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एनरोल कितना है 17,100, मतलब सारे आपके 7 कितने इंस्टीट्यूट थे, 7 ए से लेके जी तक, तो ये टोटल मिला के जो है वो कितने हो गए 7। इन 7 इंस्टीट्यूट के अंदर जो है वो टोटल मिला के कितने लोगों ने जो है वो क्या किया, एनरोल किया। सर कितने लोगों ने एनरोल किया, 17,100 बच्चों ने जो है वो क्या किया था, एडमिशन के लिए एनरोल किया। और उनमें से कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो कितने हुए, 11,400। तो कितने बच्चों ने एनरोल किया, 17,100, और पास कितने हुए 11,400। डेटा क्या दिया हुआ है सर, हमको जो है यहां पे डेटा दिया हुआ है 7 इंस्टीट्यूट्स का, ठीक है। और उन 7 इंस्टीट्यूट के अंदर कितने बच्चों ने एनरोल किया और कितने बच्चों ने जो है वो क्या कर लिया, पास कर लिया, वो डेटा अपने को बता रखा है। उसके बेस पर आपको जो है 5 क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या,
ये देख लो एक बार, पहले ये भी बता दूं, एनरोल्ड जो है वो कितने हैं, 17,100। 17,100 बच्चों ने जो है वो क्या किया, एनरोल किया था। उनमें से ए जो आपका इंस्टीट्यूट है उसमें कितना ने किया, 16%। तो 17,100 का 16% जो है वो कितना आ गया, 2736। तो 2736 बच्चों ने एनरोल किया ए के लिए। 3762, मैंने ये निकाल लिया एक बार आपको थोड़ा इजी समझाने के लिए, 3762 बच्चों ने जो है वो एनरोल किया बी के लिए, इस तरीके से निकाल लिया। तो इसका मतलब 17,100 बच्चों ने जो है वो एनरोल किया है। अब इनमें से पास कितने हुए, टोटल पास जो है वो हुए 11,400। अब 11,400 में से 12% बच्चा जो है वो पास हुए कहां से, ए से, 18% बच्चा जो है पास हुआ कहां से, बी से, एंड सो ऑन, और 15% बच्चा जो है पास हुआ कहां से, जी से। ये बात समझ में आया क्या जी? तो ये होगा कितना, 100%, ये भी होगा कितना, 100%। ओके जी। अब ये आपको डेटा दिया हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि डेटा समझना जरूरी है। तो क्या क्या दिया हुआ है ऊपर जो हमने पढ़ा वो यही बोल रहे हैं कि आपको जो है यहां पे बता रखा है ए टू जी टोटल मिला के कितने इंस्टीट्यूट है, 7 इंस्टीट्यूट में, ध्यान देना, 7 इंस्टीट्यूट के अंदर, जो 7 आपके इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर कितने बच्चों ने एनरोल किया और उनमें से कितने बच्चे पास हुए, उनका डेटा आपको जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है। ये डेटा दे रखा है और फिर टोटल बता दिया, सातों इंस्टीट्यूट का मिला करके 17,100 बच्चों ने जो है वो क्या किया था, एनरोल किया था, और उनमें से सातों इंस्टीट्यूट में मिला करके 11,400 बच्चे जो है वो क्या हुए हैं, बोलो, ये पास हुए हैं। अब आपको जो है इसके बारे में कुछ बातें बतानी है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट, ध्यान देना, कितने परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट एफ आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड इन एफ। तो बोलते हैं बताओ, आपको ये बताना है कि कैंडिडेट इंस्टीट्यूट एफ के अंदर कितने बच्चों ने जो है वो क्या दिया था, एग्जाम दिया था, और उनमें से कितने बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। आपको परसेंट बताना है कि पासिंग परसेंट कितना है। तो देखो आपको पहले ये देखना है कि एफ के अंदर कितने बच्चे जो है वो क्या हुए, कितने बच्चों ने एनरोल किया था। कैसे करोगे सर, देखो टोटल बच्चे जो जिन्होंने एनरोल किया 17,100 और एफ में कितने हैं, 8%। तो 17,100 का 8% निकाल लो, 17,100 का 8% जो है वो निकाल लो, वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 1300, बोलो 1368। क्या आ गया, 1368, ठीक है। और उसके बाद जो है वो क्या आएगा, उनमें से कितने बच्चे पास हुए, तो 17,100 का 8% निकाल लिया, और पास कितने हुए, पास हुए 1000, मतलब 9% बच्चे पास हुए। तो कितने थे सर, 11,400 टोटल बच्चे पास हुए, उनमें से 9% बच्चे जो है वो पास हुए एफ से। तो 11,400 का 9% निकालो कितना, 1026। तो 1026 बच्चा पास हुआ, और कितने में से, 1368 में से। तो आपको ये बताना, क्या बताना है, व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास, कितने बच्चे जो है वो क्या हुए, पास हुए हैं, कितने बच्चों ने कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम को पास किया फ्रॉम इंस्टीट्यूट एफ आउट द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट है ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, बोलते ये हो जाएगा आपका बेस। आपको बताना क्या था, टोटल नंबर के बेस पर बताना है कितने बच्चे क्या हुए, पास हुए। तो जो बच्चे पास हुए वो आपको कंप्यूट करके बताना है। तो आपको परसेंटेज बताना है कि कितने बच्चे पास हुए, किसका, टोटल नंबर कैंडिडेट। तो ये टोटल नंबर कैंडिडेट जो है ये कितने परसेंट का वैल्यू है, 100% का। तो इसके बेस पर बताना है कितने बच्चे पास हुए। तो कैसे करोगे सर, ऊपर ले लो जितने बच्चे पास हुए, कितने पास हुए, 1026, और कितने में से 1368। तो 1026 डिवाइड में 1368 इंटू में 100 करोगे तो ये निकल आएगा आपका 342 पे गया। ये 342 से अगर आप करोगे तो ये जाएगा 3 पे, ये जाएगा 4 पे। 1/4 का वैल्यू कितना होता है, 25। 3/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 75। लो जी, हो गया सोल्व। आंसर आ गया मेरा फर्स्ट का 75। कर सकते हो क्या, बोलो जी सर। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट पास, कितने परसेंट ऑफ कैंडिडेट जो है वो क्या हुए, पास हुए फ्रॉम इंस्टीट्यूट एफ। एफ इंस्टीट्यूट से कितने बच्चे पास हुए जिन्होंने एनरोल किया था इंस्टीट्यूट एफ में। तो एफ इंस्टीट्यूट के अंदर एनरोल करने वाले बच्चे जो है वो कितने थे सर, 17,100 का 8% बच्चे थे जिन्होंने एनरोल किया। तो कितना आ गया ये, 1368। और पास कितने हुए सर, पास हुए 11,400 बच्चे टोटल, उनमें से इंस्टीट्यूट एफ में कितने बच्चे पास हुए, 9%। तो 11,400 का 9% जो है वो क्या गया, 1026। तो 1368 बच्चों में से 1026 बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। रेशियो निकाल लो, 1026 भाग में 1368 गुना में 100 करोगे, आंसर आ जाएगा कितना, 75%। ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं विच इंस्टीट्यूट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम इन द कंपैरिजन टू द कैंडिडेट एनरोल्ड। आपको ये बताना है कि कौन सा, ये आपको कुछ इंस्टीट्यूट दे रखे हैं सी, डी, जी, एफ। इन 4 इंस्टीट्यूट के अंदर आपको बताना है कि हाईएस्ट परसेंटेज कैंडिडेट जो है वो पास किस इंस्टीट्यूट के अंदर हुए हैं। तो हमने यहां पे जो है वो निकाल लिया था किस इंस्टीट्यूट में कितने कितने बच्चों ने एनरोल किया। ये डेटा हमारे पास था एनरोलमेंट का, और ये था पास का। मैंने ये सारा लिख लिया।
आप देख लेना, इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे निकालना है देखो, जैसे ये अगर इसका निकालना हो ए में कितने बच्चों ने एनरोल किया तो क्या करो 17,100 का 16% कर लो, ये आ जाएगा 2736। ये निकालना हो कितने बच्चे पास हुए, टोटल 11,400 बच्चे पास हुए, उनमें से ए 12% पास हुए, तो 11,400 का 12% निकाल लो, ये आ जाएगा 1368। इस तरीके से आप जो है वो निकाल लोगे। ठीक है, मैंने ये सारा निकाल लिया। अब क्वेश्चन अगला जो है वो क्या बोलता है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है विच हैज अ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, जिसके अंदर हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट जो है वो क्या हुए, पास हुए, जिन्होंने पास किया एग्जाम को इन कंपैरिजन टू द कैंडिडेट एनरोल। तो जितने कैंडिडेट ने एनरोल किया उसके बेस पर जितने कैंडिडेट पास हुए तो हाईएस्ट परसेंट बताना है। तो सी में कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया, एनरोल थे 2566 और पास हुए 1938। इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया आपका कितना, अप्रोक्सीमेटली 75%। ठीक है जी। उसके बाद डी के अंदर 1482 बच्चे जो है पास हुए 1710 में से, ये आ गया 86%। जी में 1710 बच्चे पास हुए 2052 में से, ये आ गया 83%। और एफ में 1026 बच्चे पास हुए 1368 में से, ये आ गया 75%। अब ये इसको ना सोल्व करने का एक तरीका होता है। तरीका जो है वो क्या होता है, जनरली आप ना इस तरीके से कर सकते हो। जैसे देखो ऊपर 1968 है और नीचे जो है वो क्या है 2565। ये है ऊपर क्या है 1968 और 1938 और नीचे क्या है 2565। तो आप ना इसको या तो पूरा ही कर लो, अगर आप इसको सोल्व करने बैठोगे तो आप 5 से डिवाइड करके वटेवर जो भी आपको तरीका लगता है आप उससे कर सकते हो। नहीं तो इसको अगर सोल्व करना हो ना तो आप ये अप्रोक्सीमेशन के बेस पर भी कर सकते हो। जैसे ऊपर जो 1938 है ना तो इसको 1900 मान लो और नीचे 2565 जो है इसको 2600 मान लो। तो अगर राउंड फिगर में लेके करोगे तो भी आंसर आपका लगभग अप्रोक्सीमेट आपका सेम आ जाएगा। ओके तो ये हमने जो है वो देख लिया कि सी में कितने बच्चे, पासिंग परसेंटेज कितना है सर, सी के अंदर पासिंग परसेंटेज है 75.5, डी में 86, जी में 83 और एफ में 75। सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो किस इंस्टीट्यूट से जो है वो पास हुए हैं, वो है आपका डी, 86% बच्चे। तो आंसर क्या आएगा सेकंड का डी। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो वो क्या बोलता है, बोलता है द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम फ्रॉम ई एंड बी टुगेदर। ई और बी को एक साथ ले लो। ई और बी में जितने बच्चे क्या हुए पास हुए वो कितने ज्यादा हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने एनरोल किया एफ एंड डी टुगेदर। तो ई और बी में जितने बच्चे पास हुए वो कितने ज्यादा हैं किससे, जो बच्चे एफ एंड डी में जिन्होंने क्या किया था एनरोल किया। तो ई और बी में जो पास हुए बच्चे वो कितने हैं देख लो। ई और बी के अंदर, ई के अंदर बच्चे पास हुए 1824 और बी में पास हुए 2052। इनको ऐड कर लो 1824 और 2052। ये बच्चे जो है ई और बी के क्या हुए पास हुए हैं। ये कितने ज्यादा हैं किससे, एफ और डी के अंदर जिन्होंने क्या किया एनरोल किया। एफ और डी देख लो, ये देखो ये एफ और डी में, एफ में एनरोलमेंट करने वाले बच्चे जो है वो कितने 1368 और डी में एनरोल करने वाले 1710। तो 1368 प्लस में 1710 करोगे ये आ गया 3078। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोलता नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम फ्रॉम ई एंड बी टुगेदर। ई और बी के अंदर जिन बच्चों ने पेपर पास किया एक्सीड वो कितने ज्यादा हैं किससे, नंबर कैंडिडेट जिन्होंने एनरोल किया एफ एंड डी टुगेदर में। तो आपको बताना है, इन दोनों को जोड़ लो, इसको जोड़ लो। अब इसमें से ये फिगर को क्या कर दो माइनस कर दो, 3876 में से माइनस कर दो 3078 को, तो आंसर आएगा 798। 798 बोल दो थर्ड। इतने बच्चे जो है वो क्या है ज्यादा है। सिंपल। करना क्या है, दोनों फिगर को ऐड किया बस। चलो अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु हैव पास द एग्जाम फ्रॉम सी एंड डी टुगेदर इन कंपैरिजन। किससे कंपेयर कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड इन द सेम टू इंस्टीट्यूट। बोलता है सी और डी के अंदर जो है वो कितने बच्चों ने जो है वो एग्जाम, कितने परसेंट बच्चे जो है वो क्या हुए पास हुए हैं, किसके मुकाबले में, कितने परसेंट बच्चों ने इन दोनों इंस्टीट्यूट के अंदर क्या किया एनरोल किया। तो सी और डी के अंदर जो है कितने परसेंट बच्चे, कितने बच्चे थे देखो सर, सी और डी में अगर बात करें तो ये वो बच्चे थे जिन्होंने क्या किया था एनरोल किया था, और ये वो बच्चे थे जो क्या हुए पास हुए। दोनों को जोड़ लो, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा ये जो बच्चे पास हो गए और नीचे क्या आएगा टोटल नंबर जिन्होंने क्या किया एनरोल किया। वही हमने किया देख लो। तो ये आ गया जो बच्चे क्या हुए पास हुए, ये तो है पास वाले बच्चे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया एनरोल किया। निकाल लो इसको, तो हमने कर दिया ये इनका जोड़ आएगा 34 20, ये आएगा 42 75 इंटू में 100, ये करोगे तो कितना आएगा आपका 80%। समझ में आया क्या जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट इज द रेशियो, अब आपको यहां पे बताना है रेशियो, किसका रेशियो, कैंडिडेट का हु पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी टू द कैंडिडेट एनरोल इन द सेम इंस्टीट्यूट। तो बोलता है आपको बताना है जो कैंडिडेट बी इंस्टीट्यूट बी के अंदर जो है कितने कैंडिडेट पास हुए किसके मुकाबले में, जितने कैंडिडेट ने उसके अंदर क्या किया एनरोल किया। तो बी के अंदर देखो कितने कैंडिडेट पास हुए हैं सर, बी के अंदर पास हुए 2052 और एनरोल किया था 3762 ने। तो कैसे निकालोगे, ये होगा इस तरीके से, कैंडिडेट पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी कितना 2052 और कैंडिडेट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी वो है कितना 3762। इसको करोगे पहले 3 से आप डिवाइड कर देना तो ये आएगा 684 1254, फिर 3 से करोगे 228 414, फिर 38 पे चला गया सीधा, आंसर आएगा 6:11 बोले तो थर्ड।
तो आपको रेशियो जो है वो बताना है, तो रेशियो इस तरीके से आप निकाल लोगे। कर लोगे क्या, बोलो जी सर। ये था पहला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और वो बोलता है क्या, बोलता है बेस्ड ऑन द डेटा, आपको ना यहां पे डेटा दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में, आंसर दी 5 क्वेश्चन दैट फॉलो द फॉलोइंग टेबल फ्रॉम द सेल्स फिगर ऑफ द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी। एक कंपनी का यहां पे डेटा दिया हुआ है, उस कंपनी ने जो है 5 अलग अलग तरह की बैटरी को जो है वो क्या किया, सोल्ड किया। बैटरी नंबर 1 2 3 4 5। फर्स्ट बैटरी जो है वो कितने, वो बता भी रखे यहां पे कितने mAh की है, तो बोलता है एक बैटरी है जो फर्स्ट बैटरी वो है 4Ah की, सेवंथ है 7Ah की, सेकंड है 7Ah की, थर्ड है 32Ah की, फोर्थ है 35Ah की और फिफ्थ है 55Ah की। ये आपको यहां पे जो है 2015 से लेकर के 2021 तक 7 ईयर का आपको जो है वो डेटा प्रोवाइड किया हुआ है। एक कंपनी का जो है 7 सालों का डेटा आपको जो है वो दिया हुआ है कि एक कंपनी ने 7 सालों के अंदर जो है वो कितनी बैटरियां जो है वो क्या अलग अलग लेवल की बेची है। और डेटा आपको किसमें दिया हुआ है, थाउजेंड्स में। किसमें दिया हुआ है, 1000 में। ये बात ध्यान रखनी होती है कि डेटा आपको दिया किसमें, तो आपको 7 साल का डेटा दिया हुआ और किसमें दिया हुआ है, 1000 में। और कितना डेटा है सर, हमको हर साल हमने 5 बैटरियां जो है वो क्या करी है, बेची है। 5 तरह की अलग अलग 5 तरह की बैटरियां जो क्या करी है, सोल्ड करी है, उसका डेटा हमको दे दिया। अब इसके बेस पर 5 क्वेश्चन है, उनको आपको सोल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ 55Ah बैटरी इन 2021 में कंपेयर टू इन 2015। बोलता है 2015 से अगर कंपेयर करते हैं, ध्यान देना, बोलता है अगर 2015 से कंपेयर करें तो 2015 के मुकाबले 2021 के अंदर जो है कितना परसेंटेज सेल जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 55Ah बैटरीज का। तो देखो 55Ah बैटरी की अगर बात करते हैं, ये है 55Ah बैटरी, इनका 2015 के अंदर जो सेल थी वो कितना था, 108, और 2021 में सेल कितना हो गया, 145। कितनी बढ़ी, 108 से 145 हो गया, 108 से 145, तो कितना इंक्रीज हुआ, 37। आपको क्या बताना है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज बताना है कि आपका 2015 के मुकाबले में 2015 से लेके 2021 से कितना इंक्रीज हुआ। तो ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस, अभी पढ़ा हमने, ऊपर डिफरेंस आएगा और डिवाइड में क्या आएगा, जो बेस कहां से बढ़ा, आपका 37 बढ़ा और कहां से बढ़ा, 108 से। तो आंसर कैसे निकालोगे, ऊपर आएगा डिफरेंस, अपॉन में क्या आएगा, बेस इंटू में 100। तो ये आ गया 37 अपॉन में 108 इंटू में 100। इसको सोल्व करोगे आंसर आएगा 34%। लो जी, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ 35Ah बैटरी सोल्ड इन 2016 और 2020। 2016 में और 2020 के अंदर जो आपने 35Ah बैटरी जो बेची है 2016 में 2020 में, उनका डिफरेंस बताओ। अब देखो 2016 में 35Ah बैटरी मैंने कितनी बेची, ये है 2016 की फिगर, 35Ah बैटरी ये रहा 84, और 2020 में 35Ah बैटरी जो बेची वो कितने बेची, 45। इनका आपको क्या लेना है, डिफरेंस। तो ये लो जी, डिफरेंस आ गया। 2016 के अंदर मैंने कितनी बैटरी बेची, 34,000, और 2020 में कितना बैटरी बेचा, 45,000। तो इनको माइनस करेंगे, 34 माइनस 45 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 39,000। लो जी, हो गया। चलो आगे थर्ड बोलता है द परसेंटेज ऑफ 4Ah बैटरी सोल्ड इन द गिवन ईयर। ध्यान देना, क्या बोलता है, द परसेंटेज ऑफ देखो बोलता है द परसेंटेज ऑफ 4Ah बैटरी सोल्ड इन द गिवन ईयर टू टोटल नंबर ऑफ बैटरी सोल्ड इन द सेम ईयर वाज मैक्सिमम इन विच ईयर। आपको ये 4 साल का डेटा दे रखा है, बोलता है 2017, 18, 19, 20। इसके अंदर आपको ये बताना है कि 4Ah बैटरी जो आपने सोल्ड करी है एक साल में, वो उनका परसेंटेज आपको बताना है कि किस साल में आपने सबसे ज्यादा परसेंट जो है वो बैटरी क्या करी है, सोल्ड करी है। दोबारा देखो, द परसेंटेज ऑफ 4Ah बैटरी, जो परसेंटेज है 4Ah बैटरी का जो आपने सोल्ड किया इन द गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ बैटरी सोल्ड इन दैट द सेम ईयर। उसी साल में, मतलब आपने जो है 2017 में जो टोटल नंबर ऑफ बैटरी बेची है उनमें से 4Ah बैटरी आपने कितनी बेची है वो परसेंटेज निकाल लो और बताना है किस साल में 4Ah बैटरी जो है वो सबसे ज्यादा बिकी है। परसेंटेज वाइज जो है, टोटल का परसेंटेज वाइज 4Ah बैटरी सबसे ज्यादा किस साल में बिकी है वो बताना है। तो देखो 2017 के अंदर 4Ah बैटरी कितना बिका सर, 2017 में अगर बात करें तो 4Ah बैटरी जो है ये बिकी है हमारी 96, फिर बिकी 105, फिर 90, फिर 105। तो मैंने ले लिया यहाँ पे देखो 96, 105, 90, 105 और टोटल ले लिया। टोटल 2017 का, 2017 के अंदर मैंने टोटल मिला के जो है वो बैटरियां बेची कितना, इन सबको ऐड कर दो। इनको मैंने ऐड किया तो ये मेरा आ गया 525, 18 में 510, 19 में 465 और 20 में 495। इनको डिवाइड कर दो, ये मैंने निकाल दिया। 96 बटे में 525, 105 बटे में 510, 90 बटे में 465, 105 बटे 495। इनको करोगे तो ये आ जाएगा आपका। अब ये क्या है, अब इसमें आपको ये आपका आ गया कि 2017 में 4Ah बैटरी जो है वो टोटल कितना परसेंट था, 18.28%। 2018 में 4Ah बैटरी जो है वो कितना था,
20%, 2019 में 19.35, 2020 में 21.21। तो ओवरऑल मिला के बात है सबसे ज़्यादा जो बैटरी बिकी है वो 2020 में बिकी है। अगर इसको सोल्व भी करना एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या है, देखो यहाँ पे आप जो है वो देखो लगभग आप ना ये देख लो 525 है ना, ये 525 है, ये 510 है, 465, 495, लगभग सेम था फिगर है, 500 के नजदीक का फिगर है। और आप इनका 20% निकाल दो, 500 का 20% जो है वो कितना हो गया, 100 हो गया। तो ये 525 है, ठीक है, तो ये आपका 20% से कम आ गया। ये 510 है, 510 का अगर आप 20% निकालो तो ये 510 का जो 20% निकल के आया है वो कितना आ रहा है सर, वो आपका इसको कंप्यूट कर लो आप। फिर इसी तरीके से यहां पे अब ये देखो, जब आपका जो है वो क्या न्यूमरेटर अगर आपका जो है वो क्या है, सेम है, ध्यान देना, अगर आपका न्यूमरेटर जो है वो क्या हो, सेम हो, तो जिसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या रहेगा, छोटा रहेगा, वो वैल्यू जो क्या होती है, बड़ी होती है। अब यहां पे न्यूमरेटर देखो 105 105 दोनों सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है इसका 510 है, इसका 495 है, तो ये जो वैल्यू रहेगा, ये 2020 का वैल्यू, ये इसके मुकाबले में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अगर दो अलग अलग आपको फिगर दे रखी है, उनमें अगर न्यूमरेटर जो है वो क्या है, सेम है, ऊपर वाली फिगर अगर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, वो वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और अगर मान लो दो वैल्यू दे रखी है आपको और उनके अंदर अगर डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर अगर क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, वो वैल्यू क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। ये आप लिख के रख लेना इसको, ठीक है जी सर। तो इसके हिसाब से आंसर जो करा वो आ गया 2020। तो 2020 के अंदर 4H बैटरी का जो है इन टोटलिटी परसेंटेज जो है वो क्या रहा है, ज्यादा रहा है। आगे अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं द टोटल सेल ऑफ ऑल द 7 ईयर इज मैक्सिमम फॉर विच टाइप ऑफ बैटरी, 4H 7H 32 और 35। तो 4 7 32 35 में निकाल लो, 4 7 32 35 इनका मैंने निकाल लिया। 4AH बैटरी का है 676 694 901 601, इन चारों का आ गया। तो सबसे अधिक किसका रहा है, 32H का, ये आ गया जी मेरा 32H का 901, आंसर आ गया थर्ड। आगे और इसका लास्ट क्वेश्चन क्या, इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ बैटरी, किस तरह की बैटरी के अंदर कंटिन्यूस डिक्रीज इन द सेल, 2015 से 2020 में कंटिन्यू क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। 4 7 32 35 में बताना है आपको, ठीक है, ये देखो कंटिन्यू डिक्रीज लगातार कम होता रहा है। 4 में 75 से 90 हुआ, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, ये नहीं है। 7 के अंदर 144 से 126 कम हुआ, फिर 114 और कम हुआ, फिर 90 और कम हुआ, फिर 75 और कम हुआ, इसका मतलब ये है एक। तो अगला देख लो 32 के अंदर 114 से 102 हुआ जी, उसका कम हुआ 75, उसके बाद फिर बढ़ गया, नहीं सर ये नहीं आएगा। 35 में देख लो 102 से 84 हुआ, यस, फिर बढ़ गया, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 7H बैटरी, क्या है 7H। तो 7H मतलब सेकंड। तो बाय फिगर इन टेबल आपने निकाल लिया कि कौन सी ऐसी, तो 2015 से 2020 का डेटा देखना है, 2015 से 2020 तक यहां तक का डेटा आपको जो है वो देख के बता दिया आपने कि 7H बैटरी जो है उसका जो सेल है लगातार हर साल जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज, 144 से 126, फिर 114, फिर 90 75 60 इस तरीके से। तो आप क्या बोलोगे यहां पे देखो, इनके तो विच टाइप ऑफ बैटरी देयर वाज ए कंटिन्यू डिक्रीज इन सेल। तो 2015 से 2020 में जो है वो कंटिन्यू डिक्रीज है, किस सेल में हुआ, तो वो है आपका 7H बैटरी। खत्म कर लोगे क्या जी सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं 5 क्लास के, आपको जो है 5 क्लास दे दिया, ABCDE 5 क्लास दे दिया, और उसके अंदर जो है वो बता दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बता दिया टोटल में, फिर आपको बता दिया एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट भी दे दिया इन दी स्कूल हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। आपको बता दिया कि उनमें से परसेंटेज बता दिया कि हर क्लास में कितने परसेंट बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, कितने परसेंट बच्चे टेनिस खेलना पसंद करते हैं, कितने परसेंट बच्चे हैंडबॉल खेलना पसंद करते हैं, और कितने परसेंट बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। आगे ये आपको परसेंटेज दे रखा है, देखो यहां पे आपको जो क्या, ये 5 क्लास का डेटा है, यस, ये एक क्लास में टोटल नंबर स्टूडेंट कितने 240, या 280 320 360 480, और यहां दे दिया आपको क्या, परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट टेनिस हैंडबॉल और फुटबॉल। ये आपको 4 जो है वो गेम्स बता दिया, इन 4 गेम के अंदर आपको बता दिया कि कौन बच्चा जो है कितना परसेंट जो है वो लाइक करता है, ठीक है जी। अब बेस ऑन द डेटा इन द टेबल, इस टेबल के बेस पर आपको बताना है आंसर द क्वेश्चन। ए स्टूडेंट कैन प्ले 1 और मोर गेम और नो गेम एट ऑल, और ऐसा भी हो सकता है कि एक स्टूडेंट जो है वो एक से ज्यादा गेम भी खेल ले, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्टूडेंट जो है वो कोई भी गेम ना खेल रहा हो, ठीक है। अब आपको ये बता दिया, अब देखो जैसे इसको थोड़ा इंटरप्रेट करके बताऊं, क्लास ए के अंदर टोटल नंबर स्टूडेंट जो है वो कितने हैं सर, क्लास ए में टोटल नंबर स्टूडेंट जो है वो 240। इस 240 में से क्रिकेट खेलना कितनों को पसंद है, 60% जनता ऐसी जिसको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो 240 का 60% 144। फिर 70% बच्चे ऐसे जिनको टेनिस खेलना पसंद है। अब ये 70% में ये क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं, ध्यान देना जी सर। तो 240 का 70% कितना आ गया, 168। 240 में से 50% बच्चे ऐसे जिनको हैंडबॉल खेलना पसंद है, ओनली हैंडबॉल नहीं, हैंडबॉल खेलना पसंद है, और ये 50 में टेनिस वाले भी हो सकते हैं, क्रिकेट वाले भी हो सकते हैं। ये बात थोड़ा ध्यान रखना।
ओके जी। अब इसके बेस पर 5 क्वेश्चन है, उनको सोल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो ये, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल हु लाइक टू प्ले क्रिकेट, कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? तो देख लो एक बार, ए क्लास में 240 में से 60% बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 144। बी क्लास में 280 में से जो है 50% बच्चे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ये आ गया जी आपका 140। सी क्लास में 320 में से 40% बच्चा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 128। ऐसे करके निकाल लिया। तो टोटल 982 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो आंसर आएगा थर्ड। चलो जी आगे, सेकंड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले टेनिस इन क्लास ए, क्लास ए के अंदर जो टेनिस खेलने वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, इज व्हाट परसेंट लेस देन दोज हु लाइक टू प्ले हैंडबॉल इन क्लास ई। तो बोलते हैं ए क्लास के अंदर जो है टेनिस खेलने वाले बच्चे जो हैं वो कितना परसेंट कम है किससे, दोज हु लाइक टू प्ले हैंडबॉल इन क्लास ई। तो देखो ए क्लास के अंदर टेनिस खेलने वाले बच्चे कितने हैं सर, ए क्लास में टोटल मिला के 240 बच्चे थे, इनमें से टेनिस खेलने वाले बच्चे 70% है, तो 240 का 70% कितना आ गया, 168। ये 168 आ गया। वो कितने परसेंट कम है किससे, दोज हु लाइक टू प्ले हैंडबॉल इन क्लास ई। तो क्लास ई में हैंडबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं, 75% है। तो 480 का 75 कितना हो गया, 360। तो आपने जो है ये बताना है क्लास ए में टेनिस खेलने वाले बच्चे जो हैं वो कितने हैं, 168, और क्लास ई में जो हैंडबॉल खेलने वाले बच्चे हैं वो कितने हैं, 360। कितने कम है, क्लास ए के बच्चे कितने कम है, 192 बच्चे कम है। तो कैसे करोगे, 192 अपॉन में बेस किसके मुकाबले करना है, लेस देन दोज हु लाइक टू प्ले हैंडबॉल इन क्लास ई। तो क्लास ई में हैंडबॉल खेलने वाले बच्चे कितने, 360। 192 भाग में 360 गुना में 100 करोगे, आंसर आएगा कितना, 53.33%। लो जी हो गया। चलो आगे, थर्ड क्वेश्चन बोलते हैं रेशियो बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले क्रिकेट इन क्लास बी टू डेट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले फुटबॉल इन क्लास सी। तो आपको रेशियो बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्ले इन क्रिकेट क्लास बी में जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं, किसके मुकाबले में, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल इन क्लास सी। तो बी में देख लो एक बार, बी में जो क्रिकेट खेलते हैं वो कितने, 140। बी में जो क्रिकेट खेलते हैं कितने, 140, और सी में जो फुटबॉल खेलते हैं 144। तो 140 इस टू 144, 140 इस टू 144 करोगे, निकाल लिया। तो ये 4 पे चला गया, ये आ गया आपका 35 और ये आ गया 36। तो आंसर आएगा 35 इंटू 36। खत्म। आगे बोलते हैं इफ m इज द नंबर ऑफ क्लास, अगर m जो है वो क्या है, नंबर ऑफ क्लास है जिसमें मोर देन 180 स्टूडेंट लाइक टू प्ले हैंडबॉल। अगर मान लो m जो है वो नंबर है, m बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ क्लास, टोटल नंबर ऑफ क्लास है, वो उसको डिनोट कर दिया m से। बोलता है अगर m का मतलब ये है कि जिसमें मोर देन 180 स्टूडेंट जो है वो हैंडबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो बताओ m क्या होगा। तो m का मतलब ये होगा कि कितनी ऐसी क्लास है जिसके अंदर कितने 180 से ऊपर बच्चे हैंडबॉल खेलना पसंद करते हैं, आपको वो बताना है। तो देखो a क्लास के अंदर जो है हैंडबॉल खेलना पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं सर, a क्लास में हैंडबॉल पसंद करने वाले बच्चे जो है वो कितने, 120 है। कितने हैं, 120 है, ठीक है जी। बी में 168, सी में 176, डी में 234 और ई में 360। तो अगर m 180 से ऊपर वाला है तो इसका मतलब उसमें ये 3 तो नहीं आएंगे, बोलो यस सर। तो ओनली 180 से ऊपर कितनी क्लास हैं जो हैंडबॉल खेलना, जिसके स्टूडेंट हैंडबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो वो सिर्फ 2। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 2। आंसर क्या आएगा, 2। डी और ई क्लास ऐसी है जिसके बच्चे हैंडबॉल खेलना पसंद करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो अगर m जो है, m क्या है, नंबर ऑफ क्लासेस है जिसके अंदर मोर देन 180 स्टूडेंट लाइक टू प्ले हैंडबॉल, तो m का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके जी। और इसका थर्ड का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए हु डू नॉट लाइक टू प्ले एनी ऑफ गिवन 4 गेम। आपको ये बताना है कि मैक्सिमम बच्चे बता दो कि ऐसे कितने परसेंट बच्चे होंगे जो कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते होंगे क्लास ए में। देखो क्लास ए के अंदर क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने, 60%, टेनिस खेलने वाले 70, हैंडबॉल खेलने वाले 50, फुटबॉल खेलने वाले 60। अब इसके बेस पर आपको अगर ये पूछ ले कि आप ये बताओ कितने ऐसे बच्चे होंगे जो कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते होंगे, तो आप कैसे बताओगे सर। देखो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे जो है वो कितने, 60%। मान लो इसके अलावा जितने बच्चे हैं वो कुछ भी ना खेलना पसंद करते हो, कितना हो गया, 40। ओके, टेनिस खेलने वाले टोटल बच्चे कितने हैं सर, 70% है। तो इसके अलावा 30% ऐसे बच्चे हैं जो टेनिस पसंद नहीं करते,
जी। हैंडबॉल खेलने वाले बच्चे कितने हैं? 50% है। इसका मतलब 50% बच्चे जो हैंडबॉल खेलना पसंद नहीं करते जी। और फुटबॉल खेलने वाले बच्चे टोटल कितने हैं? 60% है। इसका मतलब 40% बच्चे ऐसे जो है फुटबॉल खेलना पसंद नहीं करते। हाँ जी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन बहुत ही बारीक क्वेश्चन, समझो इसको। बोलते हैं मैक्सिमम परसेंट बताना है स्टूडेंट का क्लास ए में हु डू नॉट लाइक टू प्ले एनी ऑफ द गिवन 4 गेम, जो 4 में से कोई भी गेम खेलना पसंद नहीं करते। तो हम यहां पे ये बोलेंगे कि देखो टेनिस खेलने वाले बच्चे टोटल मिला के कितने? 70। अब देखो ओवरऑल 100 में से जो है 70% तक बच्चा जो है वो टेनिस को पसंद कर रहा है। क्रिकेट को कितना बच्चा पसंद कर रहा है? 60, बाकी 40 नहीं कर रहा है। टेनिस को कितना कर रहे हैं? 70। तो इसका मतलब 30% बच्चा ऐसा है जो हो सकता है कि कोई भी गेम को पसंद ना कर रहा हो, है या नहीं है जी। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 30। 30% बच्चा ऐसा है जो हम बोल सकते हैं, मैक्सिमम सिर्फ 30% ही होगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं इन 60, ये 60 इसमें भी आगे होंगे, ये 50 इसमें आगे होंगे, ये 60 इसमें आगे होंगे। मतलब क्रिकेट खेलने वाला बच्चा जो 60% है, क्या पता जैसे मान लो टोटल बच्चा अगर 100 था क्लास ए में, तो 60 बच्चे जो है वो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं, और टेनिस को कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं? 70। तो मैं मानता हूं कि ये 70 वो होंगे जो, ये 60 वो होंगे जो 70 में भी आ रहे होंगे, इसको पसंद कर रहे हैं 50, ये 50 वो होंगे जो 70 में आ रहे होंगे, इसको पसंद कर रहे हैं 60, ये 60 वो होंगे जो 70 में आ रहे होंगे। यस, इसका मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम हम ये बोल सकते हैं सिर्फ 30 ही बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है कि कोई भी गेम जो पसंद ना करते हो। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 30%, क्योंकि टेनिस खेलने वाले टोटल बच्चे कितने? 70% है। तो इसका मतलब रिमेनिंग 30% ही हो सकता है बस, क्योंकि बाकी जो है उनमें तो और भी कम हो गया। जैसे यहां पे 60 में से 40% बच्चे कम है, यहां 30, यहां 50 और यहां 40। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं बोलूं कि 40% बच्चे ऐसे जो कोई भी गेम पसंद नहीं करते, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 70% तो टेनिस को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब 10% तो इसके अंदर वो कम हो गए। यस, यहां पे मैं बोल सकता हूं कि देखो टेनिस खेलने वाले बच्चे टोटल जो है वो कितने? 70% है। तो मतलब 30% ये बच्चे हो सकते हैं जो कोई भी गेम पसंद ना करते हो। तो आंसर जो बनेगा 5th का वो क्या बनेगा? 4। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द फॉलोइंग टेबल प्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस मॉडल ऑफ लैपटॉप। आपको लैपटॉप का मॉडल अलग बता रखे ए से लेके एफ तक, मैन्युफैक्चर बाय द कंपनी ओवर 2 कंसेक्यूटिव ईयर 2019-20। 2019-20 का आपको जो डेटा दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप आपको बता रखे हैं यहाँ पे कितना? 35 लाख, और यहाँ पे 2019 में 35 लाख, और 2020 के अंदर टोटल लैपटॉप जो बिके हैं वो है कितने? 44 लाख। ठीक है, ये 2 साल का डेटा आपको प्रोवाइड करवा दिया। ओके, और फिर आपको ये भी बता दिया कि ए और बी लैपटॉप जो आगे आपके बिके हैं, ठीक है, उनका परसेंटेज भी बता दिया। भाई ए जो है टोटल कितना बिका है? 30%, मतलब 35 लाख लैपटॉप आपने जो है वो क्या किया? प्रोड्यूस किया। आपको यहाँ पे जो डेटा दिया वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोडक्शन द वेरियस मॉडल। आपको यहाँ पे ये बता रहा है कि कितना प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, अलग अलग मॉडल और लैपटॉप का, मैन्युफैक्चर बाय कंपनी ओवर 2 कंसेक्यूटिव ईयर। तो इस कंपनी ने जो है 2019 में टोटल 35 लाख लैपटॉप जो है वो क्या करे? प्रोड्यूस करे, मतलब बनाए हैं, और 2020 में 44 लाख लैपटॉप प्रोड्यूस करे। जो 35 लाख लैपटॉप ने प्रोड्यूस करे उनमें से ए जो लैपटॉप है, ए टाइप के लैपटॉप, वो कितने? 30% है, बी 15, सी 20, डी 10, ई 15 और एफ 10। इस तरीके से आपको जो है वो बता दिया, मतलब 6 तरह के आपने जो अलग अलग मॉडल बनाए हैं उनका परसेंटेज आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके बेस पर 5 क्वेश्चन है, उनको आपको सोल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप द मॉडल ए बी ई प्रोड्यूस इन 2019 वाज। बोलते हैं ए बी ई इन तीनों के मिला के टोटल नंबर लैपटॉप कितना प्रोड्यूस किया 2019 में? 2019 में ए 30, बी 15 और ई 15। तो जोड़ लो, 30 और 15 45 और 15 60। तो 35 लाख का 60%, 35 लाख का 60% कितना है? 21 लाख। तो 21 लाख लैपटॉप हमने जो है प्रोड्यूस करे हैं, जो किसके हैं? जो मॉडल हैं ए बी एंड ई। तो आंसर क्या आएगा? 21 लाख। चलो जी आगे, सेकंड क्वेश्चन। इफ द परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए लैपटॉप, ध्यान देना, बोलता है अगर परसेंटेज प्रोडक्शन जो है मॉडल ए लैपटॉप का 2020 में वह सेम एज दैट ऑफ 2019, ध्यान दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलता है अगर परसेंटेज ए मतलब मॉडल ए के जो लैपटॉप है, ठीक है, 2020 में वो सेम है, जितना परसेंटेज प्रोडक्शन जो हुआ है 2020 में वो सेम था 2019 वाला, ठीक है, देन द नंबर ऑफ मॉडल जो ए लैपटॉप के आपने प्रोड्यूस किए 2020 में वो कितने होंगे? क्वेश्चन को दोबारा एक बार समझते हैं। बोलते हैं अगर परसेंटेज प्रोडक्शन की बात करें मॉडल ए लैपटॉप की 2020 में, मान लो वो सेम है किसके? 2019 वाला। 2019 में ए लैपटॉप जो है वो कितने बिके थे, प्रोड्यूस करे? 30%। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2020 में भी ए कितने प्रोड्यूस किए होंगे? बोलो 30% ही। ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, 2019 में ए टाइप के लैपटॉप कितने प्रोड्यूस करे आपने? 30%। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? बोलता है
कि परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ मॉडल ए लैपटॉप इन 2020 वाज सेम। अगर मान लो वो सेम है तो इसका मतलब 2020 में भी जो है कितना लैपटॉप ए टाइप के कितने लैपटॉप आपने प्रोड्यूस करा, 30%। यस, तो बोलते हैं नंबर ऑफ मॉडल ए लैपटॉप आपने 2020 में कितने प्रोड्यूस करे वो बताओ। तो देखो ये कैसे करोगे, मॉडल ए लैपटॉप जो आपने प्रोड्यूस करे 2019 में वो कितना था, 30% था ऑफ टोटल का। ठीक है, एज्यूम यही प्रोडक्शन आपने जो है वो किया, इतना ही परसेंट प्रोडक्शन आपने किया 2020 में, तो 2020 में टोटल कितना प्रोडक्शन किया। सर 2020 के अंदर टोटल प्रोडक्शन जो है वो एग्रीगेट मिला के टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितना हुआ, 44 लाख का। और उसके अंदर से 30% अगर क्या है, लैपटॉप ए है तो निकाल लो, तो 44 लाख का 30% कितना आ गया, 13.2 लाख। आंसर आएगा ये। वैसे आपको जो डेटा गिवन है उसमें 40% है, मतलब 2020 में ए टाइप का जो लैपटॉप है वो आपने कितना प्रोड्यूस किया, 40%। लेकिन क्वेश्चन में जो है वो क्या बोल रहे हैं, बोलता है मान लो कि 2019 में जो आपने ए टाइप के लैपटॉप प्रोड्यूस करे ना, वही सेम परसेंट, अमाउंट नहीं, वो मतलब क्वांटिटी नहीं, वही सेम परसेंट आपने 2020 में प्रोड्यूस किया। तो ए क्वांटिटी के क्वालिटी के लैपटॉप मैंने जो 2019 में प्रोड्यूस किया वो 30% थे टोटलिटी का। तो वही सेम अगर मान लो 2020 में हुआ तो इसका मतलब 30% टोटलिटी का। 2020 का जो 30% है वो कितना होगा, तो 2020 में टोटल मिला के मैंने 44 लाख लैपटॉप प्रोड्यूस करे, उसका 30% निकाला, कितना आ गया, 13.2 लाख। तो आंसर आ गया सेकेंड। आगे, इफ 90% ऑफ द मॉडल डी लैपटॉप, ध्यान देना, अगर 90% ऑफ मॉडल डी लैपटॉप जो प्रोड्यूस करे इन ईच ईयर वो सोल्ड बाय द कंपनी, देन हाउ मेनी मॉडल डी लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड। ध्यान दो, बोलता है अगर 90% ऑफ द मॉडल डी लैपटॉप प्रोड्यूस करे इन ईच ईयर, ठीक है, वो सोल्ड बाय द कंपनी, कंपनी उसको बेचती है, तो कितने मॉडल डी के लैपटॉप जो है वो अभी क्या रहे होंगे, अनसोल्ड रहे होंगे। तो दोनों साल के अंदर आप ये देख लो कि आपने जो है डी के कितने जो लैपटॉप है बनाए और उसका कितना परसेंट अभी आपने जो है वो बेच दिया, 90 बेच दिया, तो मतलब 10% रह गया, तो वो 10% का वैल्यू निकालना है। तो देखो आप यहां पे डी लैपटॉप जो है आपने 2019 में बेचे 10%, 2020 में बेचे कितने, 10%। तो मैंने यहां पे क्या किया, देखो 2019 में 35 लाख टोटल प्रोडक्शन था, उसका 10% जो है वो क्या था, डी लैपटॉप। आपको क्या पता है कितने रिमेन अनसोल्ड है, अभी कितने जो है वो क्या है, नहीं बिके, अनसोल्ड कितने हैं, तो 10% अनसोल्ड है। ये टोटल प्रोडक्शन आ गया, मतलब 3.5 लाख लैपटॉप जो है वो हमने बनाए थे डी वाले, उसमें 10% अभी बाकी है, तो मतलब 35,000 तो ये बाकी है। 44 लाख में से 10%, 44 लाख का 10% हमने प्रोड्यूस किए थे आपके डी तरह के लैपटॉप 2020 में, तो मतलब 4.4 लाख के हमने बनाए थे और उनमें से 10% अभी बिके नहीं है, तो 4.4 का 10% करेंगे तो कितना, 44 लाख। तो टोटल मिला के 79,000 इतने लैपटॉप जो है वो अभी क्या है, मॉडल डी के आपके पास में अनसोल्ड पड़े हैं। ओके, आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्हाट वाज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ मॉडल बी लैपटॉप प्रोड्यूस इन 2019 और 2020। 2019 में और 2020 के अंदर जो है वो कितना प्रोडक्शन में जो है वो क्या आ गया, डिफरेंस आ गया मॉडल बी लैपटॉप का। दो तरीके हैं, ये तो सिंपल से कर लो, पहले 2019 में देख लो, 19 में मॉडल बी लैपटॉप 15 और ये है कितना, 20। देख लो एक बार, 2019 के अंदर जो मॉडल बी लैपटॉप जो है वो कितना था, 35 लाख का 15%, 5.25 लाख। और 2020 के अंदर जो है मॉडल बी लैपटॉप जो कितना आपने बेचा, कितना प्रोड्यूस किया है, 44 लाख का 20%, तो कितना आ गया, 8.8। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस क्या आएगा, 5.25 माइनस में 8.8 करोगे तो 3.55। जब भी डिफरेंस की बात आती है, क्या डिफरेंस की बात, तो यहाँ पे साइन को जो है वो क्या करते हैं, आप इग्नोर करते हैं, साइन को क्या करते हैं, इग्नोर। तो आंसर जो आएगा 3.55 लाख। ओके जी सर। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो है ये, बोलता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉडल एफ लैपटॉप प्रोड्यूस इन 2019 टू द मॉडल ऑफ सी लैपटॉप प्रोड्यूस इन 2020। तो मॉडल ऑफ एफ प्रोडक्शन इन 2019 ले लो, किसके रेशियो में, मॉडल ऑफ सी प्रोडक्शन इन 2020। तो एफ का 2019 में देख लो कितना है, तो एफ 2019 के अंदर एफ था 20%, 10% और सी था 15%, तो निकाल लो, आ जाओ। 35 लाख का 10% और 44 लाख का 15%, क्योंकि एफ जो है वो कितना प्रोड्यूस हुआ 2019 में, सर 35 लाख टोटल प्रोडक्शन था, उसमें से एफ का 10% था, और 2020 में टोटल प्रोडक्शन कितना था 44 लाख का, उसमें से सी का प्रोडक्शन कितना था 15%, तो ये आ गया कितना 66। इसको आप वो करोगे तो 4 0 से 4 0 कट गया, तो रेशो आ गया 35:66, बोले तो सेकेंड। ओके जी सर। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं और आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। कर सकते हो क्या, बोलो जी सर। हो सकता है थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन होंगे ही नहीं आपसे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ओके जी। अब एक क्वेश्चन आपका 4 मैंने आपको करवा दिया, एक आपके लिए होमवर्क है। ये देखो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है वो क्या है, द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज। आपको यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है स्टूडेंट का जो स्टडी किया है, जिन्होंने इन 6 क्लास ए से लेके एफ
क्लास दे रखी है ए से लेके एफ तक, उनमें बच्चों का बता रखा है, ठीक है, ऑफ स्कूल एंड शो द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स अमंग देम, और ये भी बता दिया कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बता रखा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन ऑल द 6 क्लास टुगेदर 600, मतलब इन 6 की 6 क्लास में टोटल मिला के जो बच्चे पढ़ते हैं वो कितने 600 स्टूडेंट्स हैं जो टोटल पढ़ते हैं, ठीक है। उनमें से बता दिया परसेंटेज स्टूडेंट ए में कितने 20, 12, 16, 15, 21 और ये 16%, ये टोटल होगा आपका कितना 100%। तो इसका मतलब ये 100% है, इसका मतलब ये 600 कितने परसेंट का वैल्यू है 100 का। अगर आप इसको जोड़ते भी तो कैसे होगा, ये देखो 6, 7, 8, 8 और 5 13, 14, 20 का 0, फिर आ गया 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो ये आ गया 100%, मतलब 600 बच्चे जो 100% का वैल्यू है। अब थोड़ा सा आपको मैं क्लू देता हूँ, एक क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं, तो 600 का 20% 120 बच्चे हैं, जिनमें से बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो जो कितना दे रखा है, तो 120 में से जो है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है। तो ये कैसे करते हो, ऐसे करते हैं 120 डिवाइड में टोटल 3 और 2 5, तो कैसे करोगे, ये आ गया 24, तो ये बॉयज जो हैं वो कितने हैं 24 गुना में 3 और गर्ल्स कितनी है 24 गुना में 2, तो 24 गुना में 3 करोगे तो कितना आ गया 72, 24 गुना में 2 करोगे कितना आ गया 48। तो बॉयज जो हैं यहाँ पे इन 120 में से बॉयज जो हैं वो कितने हैं 72 और गर्ल्स जो हैं वो कितनी है 48। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6 क्लास का डेटा आपको दिया हुआ है, टोटल बता दिया 600 बच्चे हैं, फिर परसेंटेज बता दिया और गर्ल्स बॉयज का रेशियो बता दिया। इसके बेस पर ये 5 क्वेश्चन है, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला क्वेश्चन ये है एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडी इन ऑल द 6 क्लास A to F बताना है, ये पहला क्वेश्चन। फिर है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द 6 क्लास A to F टुगेदर इज, वो बताना है, ये तीसरा क्वेश्चन। इन द गिवन पेयर ऑफ क्लास विच 2 क्लास हैव एन इक्वल नंबर ऑफ बॉयज इन देम, ये बताना है। चौथा, इफ P and Q आर डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन क्लास A and C रिस्पेक्टिवली, देन परसेंटेज ऑफ P विद रेफरेंस टू Q, ये बताना है। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन आप आराम से, मुझे उम्मीद है आप सोल्व कर लोगे। और लास्ट क्वेश्चन ये है नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास B इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास F, ये बताना है। ये आपको जो है मुझे सोल्व करके बताना है कि आपके हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या होगा। 1 से लेके 5 क्वेश्चन है, आप ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके जो ठीक है, कितने आपके गलत हुए हैं। ओके जी सर, ये था अपना पूरा DI। इस तरीके के डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 5 क्वेश्चन जो है अभी जो 2022 में पेपर हुआ था वहीं से हमने जो उठाए हैं, तो आपने देखा होगा किस तरीके के क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, किसी में हो सकते हैं कैलकुलेशन, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था थोड़ा कैलकुलेटिव नेचर का था, लेकिन उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो थे वो आपके ऐसे ही, और ये भी आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हो सकता है हल्का सा कैलकुलेटिव हो, लेकिन ऐसा नहीं कि मुश्किल होगा। आप अगर सोल्व करने आओगे तो आपके आराम से पांचों क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएंगे, ठीक है ना जी सर। तो प्रैक्टिस करते रहिए, हमने आपको जो है बुक प्रोवाइड कर रखी है। इस बुक के अंदर लास्ट में सारे के सारे मैंने, ये देखो ये सारा मैंने प्रीवियस ईयर का डाल के दिया था आपको, ठीक है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहो बढ़िया तरीके से और आराम से हो जाएगा। ओके जी सर, तो ये आज हमने DI जो है पूरा का पूरा डिस्कस किया कंप्लीट। अब कम्युनिकेशन हम कर चुके हैं, DI हमने कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग ICT पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। उसके अंदर पूरा का पूरा देखेंगे कि उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और सिलेबस है उसको पूरा रिवाइज करेंगे। ओके जी सर, चलो ये कीजिए, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।